बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आसफ़ा सलीम, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज हम लोग बैठे हैं अपनी एक्सपर्ट्स की टीम के साथ, जिसमें हमारे साथ डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट भी बैठे हुए हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, इसमें हमारे साथ हमारे ओटी प्रोफेशनल्स भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं और स्पीच पैथोलॉजिस्ट भी हैं। आज का जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है उसमें पेरेंट्स की तरफ से ये एक बहुत राय थी कि जैसे हम लोग तो यहाँ थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन कर रहे होते हैं और उनको ट्रीट कर रहे होते हैं, और बच्चों के बहुत सारे ऐसे नेगेटिव बिहेवियर्स या जो ऑड बिहेवियर्स होते हैं वो काफ़ी हद तक यहाँ पर कंट्रोल्ड होते हैं, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट की वजह से, और वो चीज़ें बेहतर जा रही होती हैं। लेकिन मसला वहाँ आना शुरू होता है कि जब बच्चे घर जाते हैं और ख़ास तौर पे पेरेंट्स के साथ, या वो किसी गैदरिंग में होते हैं या किसी ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर पहले उन्होंने विज़िट नहीं किया होता, तो उनके बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा ऑड होते हैं और पेरेंट्स उसमें समटाइम्स शर्मिंदगी फ़ील करते हैं और वो कहते हैं कि जी हम तो इनको बाहर नहीं लेकर जाते, या हम लोग आइसोलेट हो गए, और हमारी कोशिश होती है कि हम घर में ही बच्चों को रखें। तो आज हम इस टॉपिक को इन अ फॉर्म ऑफ डिस्कशन लेकर चलेंगे और जो हमारे मुख्तलिफ जो प्रोफेशनल्स हैं उसमें उनकी राय जानना चाहेंगे कि वो अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो कैसे हमारे साथ शेयर करते हैं, और कैसे हम ये जो पेरेंट्स हैं जो घर बैठे हुए और इन प्रॉब्लम से दो चार हैं वो कैसे इसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं बिहेवियर इश्यूज़ इन होम इन्वायरमेंट और बिहेवियर इश्यूज़ इन सोशलाइजेशंस, और अभी हम देखते हैं कि हमारे पास इसके लिए क्या मैनेजमेंट है। मेरे बिल्कुल जो नेक्स्ट बैठी हुई हैं ये बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं और ये हमारे बच्चों के साथ काम करती हैं, और हम इनसे पूछते हैं कि इनके पास कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं जो कि नॉर्मली बच्चे जो बिहेव कर रहे होते हैं। तो जी किन्ज़ा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे कौन से मसाइल हैं जो कि आप उनकी ज़रा हमें एक लिस्ट फॉर्म में बताइए कि वो क्या मसाइल हैं। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस बिहेवियर इश्यूज़, जो कि पेरेंट्स की तरफ से कंप्लेंट्स आ रही होती हैं कि हमारे बच्चे में ये इश्यूज़ आ रहे हैं। तो इनके लिए आप हमें फर्दर गाइड करें कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती हैं जिनसे इनके बिहेवियर जो है वो कंट्रोल हो जाए और किसी हद तक मैनेज हो सकें। मोस्टली जो कंप्लेंट्स आती हैं बिहेवियर इश्यूज़ के साथ, वो उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं हैंड फ्लैपिंग। ये ऑटिज़म के सिम्टम्स में भी आ जाता है ऑटिज़म के, कि अगर आपका बच्चा छोटी एज से जो है ये वाले सिम्टम्स या ये वाले बिहेवियर्स शो करे, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मतलब कौन से प्रॉब्लम्स फेस करें। इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं हैंड फ्लैपिंग, काफ़ी ज़्यादा सेंसरी इश्यूज़ हैं, उसके बाद स्टिमिंग है, सेल्फ स्टिमुलेटिंग बिहेवियर्स हैं। सेल्फ स्टिमुलेटिंग बिहेवियर्स बेसिकली वो बिहेवियर्स होते हैं जो कोई भी बच्चा जो है वो रिपीटेटिवली कर रहा है, बार बार कर रहा है। लाइक अगर आपने उसको खड़ा कर दिया तो वो गोल गोल अपनी बॉडी को स्पिन करता है, गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है। ऐसे बच्चे जो है वो अगर कोई अचानक से उनकी लाइफ में या उनको सिचुएशन चेंज करनी पड़ जाती है या उनको कोई भी पोजीशन चेंज करनी पड़ जाती है, तो इनके अंदर डिफ़िकल्टी होती है कोई भी न्यू इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने में। उसके बाद इनकी अनयूजुअल मूवमेंट होती है, मतलब सिटिंग पॉस्चर उनका बहुत डिस्टर्ब होता है, वो एक जगह पे बैठ नहीं सकते। दे हैव लैक ऑफ अटेंशन, दे हैव लैक ऑफ फोकस प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद स्पीच डिले के इश्यूज़ आ रहे होते हैं। उसके बाद कुछ बच्चों के अंदर, मोस्टली ऑटिज़म के बच्चों के अंदर जो है वो सेल्फ इंजरियस बिहेवियर भी आता है, जैसे वो अपने आप को नुकसान पहुंचा देते हैं बैठे बैठे। अगर उनके पास कोई ड्यूरिंग द सेशन अगर हमारे पास टेबल पे कोई चीज़ पड़ी हुई है, कोई टॉय है, तो वो उसको हिट करते हैं और समटाइम्स अपना जो है वो ब्लड निकाल देते हैं किसी भी तरह से। उसके अलावा उनका आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं होता, नेम रिस्पॉन्डिंग नहीं होगी। अगर आप उनको बुला रहे हैं तो वो नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे क्योंकि उनके इंटरेस्ट की चीज़ नहीं हो रही, या उनके आई कांटेक्ट और उनके जो है वो स्मॉल टॉक्स होती हैं, वन वर्ड बोलेंगे अगर, और जो उनकी नीड की चीज़ होगी वो उसको देख के ही बोलेंगे। उसके बाद उनका जो है वो इवेंट्स के अंदर या सोशल गैदरिंग्स के अंदर जाने से वो अवॉइड करते हैं। उसके अलावा जो है वो डिफ़िकल्टी इन मेकिंग देयर फ्रेंड्स, वो ज़्यादा सोशल नहीं होते, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, स्पीच डिले के साथ होते हैं। और ये सारे ऑकवर्ड इश्यूज़ जो है वो फेस उनके पेरेंट्स को भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही होती हैं मोस्टली, क्योंकि वो गैदरिंग्स में या किसी बर्थडे पार्टीज़ में या किसी भी इवेंट्स में वो अपने बच्चों को लेके जाने से हिचकिचा रहे होते हैं ड्यू टू ऑल दीज बिहेवियर इश्यूज़। अच्छा, जो अभी मैडम ने बताई है, जो हमारी बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं, कि ये वाली जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इशू कर रही होती हैं, जिसमें इनके कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ उनके ऐसे सेंसरी नीड्स हैं
जो वो भी उनको डिस्टर्ब कर रही हैं, और कुछ उनकी सोशलाइजेशन की या उनकी बिहेवियर्स की भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि उनको डिस्टर्ब करती हैं, और वो इस किस्म का जो है बिहेवियर जो है एग्जिबिट करते हैं, जो कि उनके पेरेंट्स के लिए बायस शर्मिंदगी बन जाता है। तो इस सिलसिले में मैं चाहूँगी मैडम मरवा से भी पूछना चाहूँगी कि जैसे ये स्टिमिंग का बिहेवियर की अगर हम बात कर रहे हैं, या रेपिटेटिव कुछ बिहेवियर चल रहे हैं, या वो जो है वो उसको कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं बच्चे, तो उसकी क्या रीज़न हो सकती हैं और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जी मरवा। मैम, जैसे आपने बात की कि हैंड फ्लैपिंग है और स्टिमिंग है, तो ये जो है ना बच्चे की एक सेंसरी नीड है, हम इसको टोटली स्टॉप नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि वो बच्चा खुद अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि मैं हैंड फ्लैपिंग क्यों कर रहा हूँ, तो हमें इस चीज़ को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि वो ये क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या कॉज है। वो एंग्शियस हुआ है इस वजह से कर रहा है, उसे कोई स्ट्रेस है वो इस वजह से कर रहा है, या उसको कोई चीज़ चाहिए आपसे लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा कि मुझे लंच चाहिए या मुझे ये टॉय चाहिए, तो वो एक जो है ना अल्टीमेटली वो ये स्टार्ट कर देता है, अपनी हैंड फ्लैपिंग स्टार्ट कर देगा या स्टिमिंग स्टार्ट कर देगा। तो हम इसको ये नहीं कर सकते कि ये टोटली ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम इसको मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली हो क्या रहा होता है कि अंदर से उसको ब्रेन मैसेज दे रहा होता है कि आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो हम क्या करेंगे, उसकी एनर्जीज़ को डाइवर्ट कर देंगे। अब हैंड फ्लैपिंग तो वो करेगा ही करेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, उसके सामने कोई सॉफ्ट सा कुशन रख देंगे या फिर हम जिम बॉल रख देंगे ताकि वो उसके ऊपर प्रेस करना स्टार्ट कर दे। तो क्या होगा, फ्लैपिंग भी करेगा, उसकी एनर्जी भी डाइवर्ट हो जाएगी, वो काम डाउन भी हो जाएगा, और वो हमें थोड़ा सा जब काम डाउन हो जाएगा तो एक्सप्लेन कर सकेगा कि मेरी क्या नीड है। तो इस तरीके से हम उनकी एनर्जीज़ को डाइवर्ट करते हैं। इसी तरह अगर वो स्टिमिंग कर रहा है तो वो तब स्टिमिंग कर रहा है जब उसको कोई चीज़ चाहिए, या वो स्ट्रेस में, या फिर वो अपनी इमेजिनेशंस में चला गया, तो आपने उसकी वो इमेजिनेशंस तोड़कर उसको वापस लेकर आना है, तो वो अपनी स्टिमिंग स्टॉप कर देगा। और अगर हम पेरेंट्स अगर पूछते हैं कि हमें कोई ऐसी एक्टिविटी बता दें, तो सबसे जो बेस्ट एक्टिविटी मुझे लगता है आप उसके सामने प्ले डो रख दें। जो है वो स्टिमिंग जो कर रहा है उसकी बजाय जब वो प्ले डो के अंदर अपनी फिंगर्स को प्रेस करेगा तो वो उसकी एनर्जी सारी डाइवर्ट हो जाएंगी। तो एनर्जीज़ को यूज़ करके हम उसे एक प्लेफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर देंगे और उसकी नीड भी पूरी हो जाएगी। तो अच्छा, अभी जैसे कि हमारी बिहेवियर थेरेपिस्ट ने बताया हमें कि जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसमें से एक उन्होंने जो हाईलाइट किया इशू वो ये है कि मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चे जब बाहर जाते हैं तो वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, और जब वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते तो आपके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो आपको पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं। वो आपसे सवाल करते हैं आपके बच्चे की उम्र क्या है, अच्छा ये 4 साल का हो गया है, ये इतने साल का हो गया, ये बात नहीं कर रहा, हमारा तो बच्चा बोल पड़ता है। तो मतलब इस किस्म के कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, और वो फिर एक अच्छा खासा आप कह लें कि एक डिप्रेशन वाली जो है चीज़ क्रिएट हो जाती है पेरेंट्स के लिए। तो उसके हल के लिए हम जो हमारी स्पीच थेरेपिस्ट है, हम इनसे डिस्कस करते हैं और पूछते हैं कि इस चीज़ से कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा, तो जैसे मैडम आपने क्वेश्चन किया कि बच्चा जो है वो बाहर जाता है और हर एक की क्वेश्चनिंग होती है कि बच्चा बोल नहीं रहा, क्यों नहीं कर रहा, इसकी एज इतनी हो गई है, इतनी हो गई है। तो मोस्टली हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि अगर कोई बच्चा है और वो इस तरह के और बिहेवियर शो कर रहा है और उसको जो है हम जब बाहर लेके जाते हैं तो इस तरह की क्वेश्चनिंग हमसे होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट बना होता है कि इसका तो बाबा भी लेट बोला था, इसका दादा भी लेट बोला था, तो डेट्स वाई ये बच्चा जो है इस वजह से नहीं बोल रहा। तो यहाँ पे ये मैं एक मिसकॉन्सेप्शन जो है इसको क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग अपने माइलस्टोन्स को, स्पीच माइलस्टोन्स को या बाकी माइलस्टोन्स को कवर नहीं कर रहा, तो ये आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि इस बच्चे को कहीं ना कहीं पे कुछ स्पेशल इंटरवेंशंस की जो है ज़रूरत है। जैसे कि अगर एक छोटा 1 साल का बच्चा है, वो बैबलिंग नहीं कर रहा, मामा बाबा नहीं बोल रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके बाबा लेट बोले थे तो वो भी शायद लेट बोले। आपको ये चीज़ें वो इंडिकेट कर रहा है, अपने नेम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आपकी तरफ नहीं देख रहा, आप पे टेंशन नहीं दे रहा, या इस तरह से कुछ नहीं कर रहा, तो ये सारा कुछ इस वजह से हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं पे फिक्सेट हुआ हुआ है, कहीं ना कहीं पे उसको कोई मसला चल रहा है बैक एंड पे। वो जो है उसको उस कॉज को आइडेंटिफाई करके किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेना ज़रूरी है, और फिर प्रोफेशनल जो है वो जो है अपने स्टेप्स के अकॉर्डिंगली, अपने लेवल्स के अकॉर्डिंगली बच्चे को असेस करके फिर उनको जो है फर्दर थेरेप्यूटिक टेक्निक्स जो है उनके साथ अप्लाई करके उनकी इस कम्युनिकेशन स्किल पे काम करते हैं, और इसमें बच्चे जो हैं वो बोलना भी शुरू कर देते हैं और समझना भी शुरू कर देते हैं। अच्छा, मुझे जो अंडरस्टैंडिंग आई थेरेपिस्ट ने जो हमें एक रिकमेंड किया है कि उसकी जो थेरेपीज़ लेनी है, तो इससे हमें ये जाहिर होता है कि बजाय कि आप परेशान हो, बल्कि आप उसके लिए एक हार्ड वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, और आप उन चीज़ों को ओवरकम इस तरीके से कर सकते हैं कि उसको आप दुरुस्त करना शुरू करें, ना कि आप लोगों की वो बात को सुने और उससे आप परेशान हो। तो परेशानी में मज़ीद जो है वो चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो आपने अपने आप को रिलैक्स करना है, और रिलैक्स करके उसको पॉजिटिवली
आपने उसकी तरफ मुड़ना है जो कि आपके बच्चे की नीड है, उसको आपने सेलेक्ट करना है। इसके साथ ही जैसे अभी एक और जो मैडम ने क्वेश्चन किया था कि जैसे बच्चे जो हैं वो बाहर जब निकलते हैं तो वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं जो विदाउट एनी रीज़न होता है, मतलब वो इतना भागते हैं और फिर इस तरह का बिहेवियर उनका होता है कि वो उनको कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं बच्चे। इवन ये तो हम सोशल गैदरिंग की या इस तरह की बात कर रहे हैं, नॉर्मली बच्चे जब स्कूल में भी होते हैं, एक मेन स्ट्रीम या एक नॉर्मल स्कूल में जब बच्चे होते हैं तो सबसे बड़ा यही इशू आ रहा होता है टीचर्स की तरफ से भी कि बच्चा बैठता ही नहीं है और उसकी पूरी जो तवज्जो होती है वो क्लासरूम से बाहर होती है और उसकी पहली कोशिश ये होती है कि वहाँ से वो भागे और बाहर निकल जाए ग्राउंड की तरफ। तो इस मसले का भी आइए हम दूसरे साइकोलॉजिस्ट से इसका हल पूछते हैं। मैम, जैसे आप बता रही हैं कि बच्चे बैठते नहीं हैं या बहुत ज़्यादा मूव करना स्टार्ट कर लेते हैं, तो क्या हमने सबसे पहले तो उनकी सिटिंग डेवलप करानी है। सिटिंग डेवलप कराने के लिए हमने क्या करना है कि उनको सबसे पहले तो ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसी चीज़ें देनी है, ऐसी चीज़ों में उनको इंगेज करना है जो कि उनके इंटरेस्ट की होती हैं। फॉर एग्जांपल अब जो बच्चे हैं हमारे नॉर्मल जो यंगर चिल्ड्रन हैं, तो वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट टॉयज़ को लाइक करते हैं। हम उनको उन टॉयज़ के साथ इंगेज कर देंगे, उसकी वजह से भी वो अपना जो है ना रोमिंग का बिहेवियर कम कर देंगे। इसके अलावा कलरिंग जो है सबसे बेस्ट चीज़ है, जिससे एक तो वो सिट भी करते हैं, सिटिंग भी उनकी हमारे पास डेवलप होती है, दूसरा उनकी अटेंशन भी जो है ना इम्प्रूव होती है। जिस तरह वो देखते हैं भाई मैंने ये किया है, कलर किए, और वो एक डिफरेंट चीज़ बनती जा रही है मेरे सामने। इसके अलावा हम अल्फ़ाबेट्स के ब्लॉक्स या उनसे हम हरूफ़े तहजी के जो ब्लॉक्स हैं वो भी फ़िक्स करा सकते हैं। उसके अलावा हम उनको ना जो डिफरेंट डिस्ट्रैक्शन है हमारे रूम में उनको एलिमिनेट कर देंगे, ताकि जो चाइल्ड है ना हमारा एक चीज़ पे फोकस करे, और एक चीज़ पे जब वो फोकस करेगा तभी उसका एक तो अटेंशन भी डेवलप होगी, दूसरा वो थोड़े टाइम के लिए ना कम से कम बैठा रहेगा। क्योंकि एक चाइल्ड जो है उसका अटेंशन स्पैन और सिटिंग स्पैन इतना लंबा नहीं कि हमको बहुत लॉन्ग टाइम के लिए बैठा के रखें, लेकिन अगर हमें लॉन्ग टाइम के लिए बैठाना है तो हम उनको बाउंड करके बैठा सकते हैं। और एक्टिविटीज़ को अगर हम एक्सचेंज कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा हम टाइम दें कि वो प्रोसेस कर सकें कि हाँ मेरे सामने नई चीज़ आई है तो मैं उसको देखूं कि वो क्या चीज़ है, और उसके अंदर वो अपना इंटरेस्ट डेवलप करे, उसके बाद हम उसको वो एक्टिविटी कराएंगे, और इस तरह भी उसकी जो सिटिंग और अटेंशन है वो डेवलप हो जाएगी। इसके अलावा मल्टीटास्किंग जो है हम अपने चाइल्ड को ना दें, बल्कि एक टास्क दें ताकि वो फोकस रह के जो है ना चल सके अपने लाइफ में। अच्छा, अभी हमारी जो बिहेवियर थेरेपिस्ट है उन्होंने हमें बहुत अच्छी टिप्स बताई हैं कि कैसे हम उसको एंगेज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर फिर दोबारा से ये पैदा होता है कि ये तो सब हम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में कर सकते हैं चीज़ें, और उसको हम बिज़ी रख सकते हैं, यहाँ क्लासरूम के अंदर कर सकते हैं, तो वहाँ तो ये आई होप इंशाल्लाह बहुत वर्क करेंगी ये स्ट्रेटजीज़। लेकिन सवाल एक और जो हमारे दिमाग में आता है और वो ये आता है कि जब बच्चा एक सोशल गैदरिंग में है, अगर वो किसी मॉल में गया हुआ है, किसी की शादी ब्याह पे या बर्थडे पे गया हुआ है, और वहाँ जाके जो है वो बच्चा कंट्रोल नहीं होता, तो क्या हम ऐसी स्ट्रेटजीज़ कर सकते हैं कि जो उसके दिमाग के अंदर बैठ जाए और वो उसी बिहेवियर्स को अडॉप्ट कर लें? क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि हम उसको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट से अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट की तरफ ले हैं? कोई हमारी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं? तो मैं इस बारे में जानना चाहूँगी। हमारी ये स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं मैडम और साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है। जी मैडम हिना। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है कि कंट्रोल इन्वायरमेंट में तो हम बच्चों को इंगेज कर सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, तो उसके थ्रू हम बच्चों को जो है बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन अनकंट्रोल कंडीशंस में हम बच्चे को कैसे हम उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करेंगे, तो उसके लिए हमें जनरलाइजेशन का प्रोसेस के थ्रू हम उनके जो रॉन्ग डूइंग बिहेवियर्स होते हैं हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पहले ये करना है कि उस बच्चे को, जो बच्चा गैदरिंग में या सोशलाइजेशन में जाके रॉन्ग डूइंग बिहेवियर्स कर रहा होता है, ऑकवर्ड बिहेवियर आपको फील करवा रहा होता है, तो उसमें आपने ये करना है कि पहले आप छोटी सी टीम बना लें, वहाँ पे उससे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज करें। उससे उसकी सबसे पहले आप लोगों ने हैंड शेकिंग के थ्रू उसको सोशलाइज़ करवाना है, ताकि वो उसको ये फील हो कि मैंने डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट जो सिचुएशंस है मैं उनमें कैसे बिहेव करना है। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आपने डिफरेंट जहाँ आप लेके जा रहे हैं बच्चे को सोशलाइजेशन करवा रहे हैं, तो वहाँ जो उसका पीयर ग्रुप होगा आपने उसमें उसको इन्वॉल्व करना है, वहाँ पे वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज होगा, तो उसके थ्रू आप उसके जो वांटेड बिहेवियर या रॉन्ग डूइंग बिहेवियर्स हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी टिप्स दी हैं और मेरे ख्याल में वो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होंगी। और जहाँ तक मुझे जो बात समझ आई है वो यही समझ आई है
कि आप बिल्कुल इसमें छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ पहले डिज़ाइन करें। आप एकदम से अगर उसको ओपन एनवायरनमेंट में लेकर जाते हैं तो उससे पहले एक छोटे ग्रुप्स के साथ उसको स्टार्ट करें। मतलब अगर आप उसको मॉल लेकर जा रहे हैं या इस तरह की गैदरिंग में लेकर जा रहे हैं तो पहले आप उसको पार्क लेकर जाना स्टार्ट करें। वहाँ पर जो उसके एज के बच्चे हैं उनके साथ उसकी फ्रेंडशिप करवाएं, उसके हैंडशेक वगैरह आप करवाएं और उनके साथ बॉल के साथ या डिफरेंट एक्टिविटीज़ में उसको एंगेज करें और उसको वहाँ पर इनिशिएट करना सिखाएं कि वो ख़ुद से भी जाकर उन बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो और वो एक्टिविटीज़ में हो। जब वो इस तरह से उनसे मिलने लगेगा, बिहेव करने लगेगा, तो अल्टीमेटली वो जनरलाइजेशन के मज़ीद अच्छे स्टेप्स की तरफ मूव कर सकता है। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा मसला बनी हुई होती है, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट भी होती है और अभी तो इतनी इन्फॉर्मेशन आ गई हुई है कि अगर वो बच्चा वो हैंड फ्लैप कर रहा होता है तो एक फ़ौरन से एक रेड फ्लैग भी खड़ा हो जाता है पेरेंट्स के लिए और एक टेंशन भी होती है। और अगर वो बच्चा खुदा न खास्ता गैदरिंग में जाता हुआ इस तरह की कोई कर देता है एक्टिविटी, तो वो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बातें सुनने का बायस बनता है। तो उस चीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि पेरेंट्स का भी जो है वो डिप्रेशन कंट्रोल में रहे और बच्चे की वो हैबिट जो है उससे भी हमें छुटकारा मिल सके। हमारे एक और एक्सपर्ट हैं जो कि ओटी एक्सपर्ट हैं, तो उनसे भी मैं पूछना चाहूँगी कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारी मैम ने तमाम थेरापिस्ट की इतनी अच्छी तरबियत की है कि हम न्यू आर्टिकल्स और रिसर्चेस पढ़ते रहते हैं। हमारी जो टीम है तो इसमें बिहेवियर मैनेजमेंट और मॉडिफिकेशन के नए नए जो मेथड रिसर्चेस आती हैं उन पे उनको देखते हैं। तो एक रिसर्च में देख रहा था कि उसमें हैंड फ्लैपिंग का एक मॉडिफिकेशन बताई गई थी कि जो कुछ बच्चे होते हैं जो हैंड फ्लैपिंग अम्यूज़मेंट के लिए करते हैं कि उनको हार्मोन्स जो हैंड फ्लैपिंग से रिलीज़ होते हैं, अगर वही हार्मोन हम उनको फ़िज़िकल एक्सरसाइज करवाएं तो वही हार्मोन्स रिलीज़ होंगे। तो हम हैंड फ्लैपिंग के लिए उनको फ़िज़िकल एक्सरसाइज से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, फ़िज़िकल एक्सरसाइज करवा सकते हैं उसको, जिससे हम उनके ये मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जिससे हैंड फ्लैपिंग जो है उनकी वो कंट्रोल हो सकती हैं। इस तरह और भी हमारे जो थेरापिस्ट भी हैं, मैं हूँ, मतलब हम देखते रहते हैं जो हमारे जो बेस्ट अप्रोप्रिएट कोई भी मेथड होता है तो हम बच्चे पे वो अप्लाई करते हैं और पेरेंट्स की जो भी कंप्लेंट होती है उनको हम दूर करने की ट्राई करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी और हम हमेशा इस तरह के टॉपिक्स उठाते हैं जो कि बहुत सिंपल हों और ऐसे टॉपिक्स हों जो कि डेली रूटीन में जो है वो आपके लिए मसाइल बना रहे हों या आपको समझ ना आ रहे हों। तो इस तवस्सुत से मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि यहाँ जितने भी पेरेंट्स हैं सुनने वाले या जो प्रोफेशनल्स हैं जिनको ऐसे छोटे छोटे सवालों से डेली गुजरना पड़ता है, तो आप ज़रूर हमें वो टॉपिक्स बताइए, हम अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आएंगे और यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हम उनका हल ढूंढ सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमसे क्वेश्चन कीजिए। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़।